एग्जाम हॉल में तुम्हें मोटिवेशन नहीं, कॉन्सेप्ट्स याद आएंगे। जो लेक्चर तुम्हें बोर कर रहे हैं ना, वही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे। जिस लेक्चर से तुम मोटिवेट हो रहे हो, वो रिजल्ट में तुम्हारा नाम ही गायब करा देंगे। सिर्फ पॉजिटिव सोच से कोई ऑफिसर नहीं बनता, किताबें रटनी पड़ती है। अगर पढ़ाई में मजा ढूंढ रहे हो ना, तो मेरे दोस्त, मजा पढ़ाई में नहीं बल्कि रिजल्ट में आता है। हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग? आज का लेक्चर कोई लीगल सीरीज नहीं है, बल्कि उन सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है जो हर एस्पिरेंट फेस करता है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने भी फेस किया कि हम हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। वी ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स, कि कहीं हमें कुछ ऐसा नुस्खा मिल जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट की मिल जाए जिससे हमारा सिलेक्शन आसान हो जाए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि आप एक 10 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई करके एक लेवल 10 की जॉब ले सकें? अपना अवार्ड मनी देखिए कि आपको जो अवार्ड मिल रहा है वो कितना बड़ा है। आपको जो अचीवमेंट मिल रहा है वो शायद आपकी जिंदगी बदल देगा, और बदले में आप मेहनत कितनी कर रहे हैं? सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे, और वो भी आपको लेंदी लग रही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 100 दिन के प्लान्स, जो दूरी है आपके और आपके सपने के बीच। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम लगभग ऐसा शेड्यूल है कि 30 नवंबर को होगा। तो अगर तब से ऐसा देखा जाए तो आज से तब तक लगभग 100 दिन का समय बचता है। उस 100 दिन को आप किस तरह से प्लान करेंगे ताकि आप अपने सपने के एक और कदम पास हो जाएं और आप जल्दी से जल्दी उस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकें। तो आज हम बस यही डिस्कस करने वाले हैं, और आपके तमाम क्वेरीज जो आपने हमें भेजा है उसको भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ऐसे मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो गया होगा, क्योंकि आपने अब तक तो फॉर्म भी भर दिया होगा। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में, इसका जो पूरा सेटअप है कि किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट होगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। और उसके बाद फिर हम लोग क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेटा, अगर मेहनत सही दिशा में ना किया जाए तो उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलता, और हम आपको वही दिशा दिखाने के लिए बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 100 डेज प्लान की तरफ। तो सबसे पहले ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बेटा, यूपीएससी ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसने कि 2 पोस्ट के लिए आपके एग्जाम्स निकाले हैं। एक है ईओएओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, और एक है आपका एपीएफसी, जो कि मुझे लगता है कि आप सबका सपना होगा, एपीएफसी, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, तो ये जो ईओएओ है ये आपकी 7th लेवल की जॉब है। ठीक है, और ये जो आपकी एपीएफसी की एग्जाम है ये 10th ग्रेड की जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। ठीक है, जो एज लिमिट है बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, पर मेरा ये काम है कि जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। तो ये जो ईओएओ की जो जॉब है इसमें आपका मैक्सिमम लिमिट जनरल के लिए 30 इयर्स है, फिर वो एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली है। और जो ये 10th लेवल की जॉब एपीएफसी है, इसका जो एज लिमिट है वो आपका 35 इयर्स का है जनरल के लिए। उसके बाद फिर एज रिलैक्सेशन डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी उसके हिसाब से है। ठीक है, चलिए, इसमें टोटल आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हमने जब सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में जब एक पहला वीडियो शूट किया था तो उस समय पे मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसका क्या क्या मार्किंग बाइफिकेशन है। जिन लोगों ने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट कि आप जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 300 मार्क्स के यानी 2.5 मार्क्स। और हर यूपीएससी एग्जाम की तरह इसका भी जो निगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा, यानी कि 1/3 मार्क्स अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि भाई हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्या कितने स्कोर करके हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस है, मतलब कितना। क्योंकि देखिए, एक सुपरफिशियल बातें तो अलग है, पर हमको कहीं ना कहीं रियलिटी और एक स्ट्रैटेजी से चलने की जरूरत है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसका एनालिसिस करके बताऊं तो हमारा जो सेफ स्कोर है वो लगभग 170 से लेके 190 के बीच में है।
ठीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो आप, क्योंकि मेरिट लिस्ट में ये काउंट होगा, तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको सेफ स्कोर लाना है तो सेफ स्कोर आपका टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसके लिए 170 से 190 के बीच का स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, तो 75 से 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 75 से 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तब जाकर के आप इस सेफ स्कोर को पार कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और ये मैंने बहुत डिटेल में अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आपको समझाया है कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ताकि एक थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे ही हैं आप लोग, तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं आपको ये चीज समझाऊं। तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल इंग्लिश। एक और चीज बेटा, कि पहले ऐसा होता था कि जो ईओ एओ की एग्जाम्स होती थी वो अलग होती थी, और एपीएफसी की एग्जाम जो होती थी वो अलग होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब दोनों का एक ही पेपर होने वाला है। तो जो डिफिकल्टी लेवल आपको एपीएफसी में मिलती थी, एपीएफसी थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है ईओ एओ से, तो जो डिफिकल्टी लेवल आपको उस पर मिलती थी वही आपको यहाँ भी मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे इंश्योरेंस वगैरह, जो कि एपीएफसी के बच्चों को पढ़ना होता था, लेकिन ईपीएफओ जो ईओ एओ के बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ना होता था। पर अब ऐसा है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश आपका 20 मार्क्स पता है आपको। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स लगभग 15 क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, पर एक ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आप दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप लगभग 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन लेबर लॉ, लेबर लॉ प्लस सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ और आपका लेबर लॉ, इसी में आपका आईआर भी आ जाता है, इंडस्ट्रियल लॉ और सोशल सिक्योरिटी, इसको मिला करके मैं मान सकती हूं कि 25 क्वेश्चन, 25 से 27-28 क्वेश्चन तक आपका इसमें से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिससे आप 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन साइंस एंड कंप्यूटर, साइंस एंड कंप्यूटर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, साइंस और कंप्यूटर मिला के। देन आपका आता है मेंटल एबिलिटी और क्वांट, जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स मैच सिमिलर लेवल पर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो एपीएफसी का जो ट्रेंड था उसको फॉलो करके दिमाग में वही लेकर चलना चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा कम आता है आपके लिए और अच्छा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। ठीक है, मेंटल एबिलिटी। देन आपका आता है करंट, करंट अफेयर्स जो है बेटा वो आपका 5 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। देन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पहले एओईओ वालों को शायद नहीं पढ़ना था, पर अब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। एंड देन ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इससे भी आप 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, दीज आर मेयर स्पेक्यूलेशंस। ठीक है, चलिए अब हम जिस काम के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक ही है वो है 100 डेज प्लान टू क्रैक ईपीएफओ एपीएफसी 2025। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे, कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भाई मैम बहुत बल्कि लेक्चर है, बहुत सारा कंटेंट आप कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज बेटा कि मैं ये जो इनिशिएटिव का जो मोटो था ना, वो यही था कि आपके साथ ईमानदारी बरती जाए। नहीं तो बहुत आसान है मेरे लिए कि एक बहुत बड़ा सा लेजिस्लेशन, एक बहुत बड़ा सा लॉ, उसको मैं 2 घंटे में खत्म कर दूं। इट्स नॉट अ टफ जॉब फॉर मी, और मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊं जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको सुनने में आसानी होती है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे आपको सिलेक्शन मिलेगा? आप अभी बहुत मोटिवेट हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन क्या ये आपको आपकी जिंदगी के उस सपने से 2-3 साल और दूर नहीं कर देगी? मैं मानती हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पर ये सोचो ना कि उस पढ़ने के बाद आपको मिल क्या रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि एक शॉर्टकट, इन शॉर्टकट की से ऐसे 4 पेज का नोट्स पढ़ के आप उन बच्चों को compete कर पाओगे जो बच्चे ऑलरेडी ऐसे दिन भर बड़े बड़े लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे के अपना समय पढ़ाई में बिता रहे हैं, किताबों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं? क्या उन बच्चों से compete कर पाओगे आप? इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी आप जब ऐसे सर्च करोगे ना,
यू विल फाइंडिंग एम्पल ऑफ लेक्चर्स, ऐसे ढेर पड़े मिलेंगे कि 30 मिनट में ईपीएफओ निकाल दीजिए। ठीक है, अगर 30 मिनट में ईपीएफओ का एग्जाम निकलता, 30 मिनट में यूपीएससी निकलता ना बेटा, तो इसका रिजल्ट परसेंटेज 0.1%, 0.2% नहीं होता, इसका रिजल्ट 90%, 95% होता, क्योंकि आधा घंटा तो कोई भी दे सकता है। नहीं पढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक पता है क्या होता है? गलत पढ़ना, कम पढ़ना, अधूरा ज्ञान। वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो है वो बिना ज्ञान होने से भी ज्यादा खतरनाक है। और सिमिलरली ये आपके लिए होगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, जोश में जाओगे एग्जाम हॉल में, ये सोच के कि अरे आज तो पूरा क्वेश्चन लगा दूंगा मैं, क्योंकि मैंने 5 घंटे का लेक्चर पढ़ा है। लेकिन वो सब्जेक्ट आपसे 50 घंटे डिमांड कर रही थी और आपने सिर्फ 5 घंटे पढ़ा है, और शायद आपके बगल वाला जो बैठा होगा ना, उसने 50 नहीं, उसको 70 घंटे दिए होंगे। तो फिर आप बताइए ना, कौन डिजर्व करता है सक्सेस, वो बंदा या फिर आप जो 5 घंटे का शॉर्टकट लगाकर बहुत खुश है? तो वो बोले ना कि करेला जो होता है ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, पर कड़वा होता है। पढ़ाई कभी मजेदार नहीं थी बेटा, पढ़ाई कभी भी मजेदार नहीं थी। अगर मजेदार होती तो हर कोई अफसर बना बैठा होता। पढ़ाई आपसे खून पसीना मांगती है, और वो पसीना जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो फिर आपको वो सक्सेस मिलता है, जो दिखने में बड़ा आसान लगता है। लोगों को लगता है अरे क्या, कितना ही मुश्किल होगा, कभी करके देखो पता चलेगा। तो हमें इन एल्यूरिंग चीजों में नहीं पढ़ना है। वी डोंट हैव टू फॉल इनटू इट कि भाई हम क्यों हम 10 घंटे लगाएं जब हमारा काम 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटा अधूरा नॉलेज होगा, और वो अधूरा नॉलेज आपके लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। योर टाइम इज प्रेशियस। आपका टाइम जो है, आप जो ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो ना, वो बहुत प्रेशियस है। उम्र, क्योंकि अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, आपकी एज लिमिटेड है, आपकी हर साल वैकेंसी नहीं आती है। रिस्क मत लीजिए, अभी भी 100 दिन है। 100 दिन पढ़ोगे ना जब पूरी मेहनत से, पूरे जोश से, फिर देखते हैं सिलेक्शन कौन रोकता है। तो चलिए इस 100 दिन का रोड मैप हम देखते हैं। आते हैं 100 डेज का बाइफिकेशन करने। ठीक है, अब मैं ये 100 डेज में आपसे क्या मांग रही हूं? 100 डेज में बेटा आपको कितना पढ़ना है? वैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दिन तो बिल्कुल जोश में उठते हैं, कहीं से कुछ मोटिवेशन ऐसा देख लेते हैं कि भाई आज तो बिल्कुल अंदर ही अंदर खून में उबाल है, और क्या करते हैं कि बिल्कुल जोश में उठते हैं, और जोश में उठने के बाद एक दिन में ऐसे 7, 8, 10 घंटे पढ़ के और अगले दिन ऐसे सुस्त हो जाते हैं। वैसा काम हमें नहीं करना है, बिकॉज द फर्स्ट की इज कंसिस्टेंसी। और इसलिए ये जो आपका स्टडी प्लान होगा, जो मैंने आपके लिए कस्टमाइज्ड बनाया है, आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर ये एक कस्टमाइज्ड प्लान है। इसमें आपको कम से कम रोज 6 आवर्स देने हैं पढ़ने के, और 1 आवर देना है रिवीजन का। यानी कि आपको टोटल 6 घंटे पढ़ाई और 1 घंटा रिवीजन का देना है। तो इसको आप देखो कैसे स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो। तो एक सुबह का 3 घंटे का स्लॉट बना लो, और एक शाम का 3 घंटे का स्लॉट बना लो, और बीच में 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालो। बस इतना ही करना है, और दिन भर में इतना करना कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग भी वर्किंग है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे आपका ऑफिस 9 बजे शुरू होता है, ठीक है, 10 बजे से शुरू होता है, जो भी आपका टाइम है, तो आप सुबह उस हिसाब से 5 बजे, 6 बजे से आप 9 बजे तक का एक शिफ्ट बना सकते हो, और एक आप ऑफिस से आने के बाद 7 से 10 तक का शिफ्ट बना सकते हो। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। मत सोचो कि कोई 25 घंटे पढ़ रहा है 24 में से। आपको बस कंसिस्टेंटली 6 घंटे देना है, बस दैट्स इट। तो ये 6 घंटे का टाइम देना है बेटा, 6 आवर्स, और प्लस 1 घंटा आपको रिवीजन का देना है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, 3+3 का स्लॉट बना सकते हो, ठीक। और इसमें 1 घंटा आपका करंट अफेयर होना ही चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं बेटा, बट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक ओपिनियन डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, क्योंकि ध्यान रखिए बेटा, क्या है ना कि यूपीएससी कोई फेरी टेल नहीं है कि बस हम सपने देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का। ये मतलब ये आपको ना बिल्कुल अंदर से आपको टेस्ट करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है, आपका क्या डिसिप्लिन है। ये ना ऐसे नींद की, हमारी जो नींद आती है ना, हमें सुबह सुबह बहुत प्यारी सी नींद आती है, उस नींद की कुर्बानी मांगता है, तभी उस लिस्ट में आपका रोल नंबर चमकता है। तो ये 100 डेज का आपका प्लान है बेटा। 6 आवर्स आपको पढ़ना है, और 1 आवर आपका जो है वो आपका रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे रिवीजन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा फेज 1 है, द फेज 1, ये फेज 1 हमारा है 30 डेज का, मतलब 30 डेज चैलेंज का ये, ठीक है। 30 डेज चैलेंज है आपका ये, और ये 30 डेज चैलेंज यानी कि आपका 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक्स में आपको कैसे पढ़ना है,
तो आते हैं हम सबसे पहले वीक 1 पर। वीक 1 पर अब देखिए, हर बच्चा जो यहाँ तैयारी कर रहा है उसका कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा और कुछ ना कुछ जो है वो एक थोड़ा सा ऐसा होगा कि उसमें थोड़ा एफर्ट डालना है। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, तो मैं एक जनरलाइज प्लान बता रही हूं आपको, ठीक है। चलिए, पहला है आपका, पहला जो आप वीक 1 में कर सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करिए बेटा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, आप पॉलिटी भी कर सकते हैं, इकोनॉमी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। तो आप करिए मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस जनरल अकाउंटिंग। जनरल अकाउंटिंग, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री और जनरल अकाउंटिंग करने क्यों कह रही हैं आप? तो बेटा दो ऐसे सब्जेक्ट्स लीजिए जो कि आपस में अलग हो, ठीक है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, तो आपका हिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लीट होगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो आपने अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो दो ऑपोजिट उसके जब आप सब्जेक्ट्स लेंगे ना, तो क्या है कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। आपको ऐसा बोर नहीं लगेगा, आपका दिमाग ऐसा थकेगा नहीं कि भाई एक ही जैसा कुछ पढ़ पढ़ के हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री लीजिए और जनरल अकाउंटिंग लीजिए, दो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं, ठीक। और प्लस फर्स्ट वीक में मैं ये क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये बेटा ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जो कि आपसे मेमोरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के इसको निकाल लोगे। इसको आपको कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए, तो उस रिवीजन के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो जब आप पहले से कंप्लीट करके रखोगे तब ना इसको रिवाइज कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो पहला वीक आप मॉडर्न हिस्ट्री और जनरल अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग बेटा जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, ठीक है। जिनका नहीं भी है तो अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा, अगर आपको बेसिक आ गया है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। फिर आते हैं हम वीक 2 पे। वीक 2 हमारा क्या जाएगा, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा लंबा है, एक हफ्ते में डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हम थक जाते हैं, है ना। मतलब एक ही चीज पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं। तो सेकेंड वीक भी हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और प्लस हम स्टार्ट करेंगे लेबर लॉ, ठीक है, लेबर लॉ एंड आईआर, ठीक है। वही 3 घंटे का स्लॉट रखेंगे लेबर लॉ और लेबर लॉ आईआर का और एक मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए। देन हम आते हैं वीक 3 पे। अब फिर लेबर लॉ थोड़ा बड़ा है ना, उतना ज्यादा आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, तो इसलिए वीक 3 भी हम किस में कंटिन्यू करेंगे, लेबर लॉ में कंटिन्यू करेंगे, लेबर लॉ एंड आईआर, ठीक है। और इसके साथ हम एक और सब्जेक्ट उठाएंगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। ये जो इंडियन इकोनॉमी है बेटा, ये इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। ये इससे लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो सीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पर इसमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ने हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ना है, पर आपको सिलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ने हैं इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू जब हम एनालाइज करेंगे तो आपको ये ना चाहते हुए भी ये समझ में आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, है ना। तो हम इंडियन इकोनॉमी और आपका लेबर लॉ एंड आईआर पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं हम वीक 4 में। वीक 4 में हम उठाएंगे सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ा नहीं है बेटा, लेबर लॉ आईआर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, पर सोशल सिक्योरिटी आपका एक वीक में कवर हो जाएगा। एक वीक में कवर किया हमने, और उसके साथ हमने पढ़ा पॉलिटी। अब पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है बेटा, तो पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ पूरा लक्ष्मीकांत ऐसे 700-800 पन्ने का हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या जो हमारे डीपीएसपीज हैं जो लेबर लॉ से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो हमको पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर इसमें भी मैं यही कहूंगी कि प्रीवियस ईयर अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको पढ़ने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हमें बनाने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फेज 1 हो गया, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट करना चाहते हैं वेल एंड गुड। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये चार्ट जो है वो अपने रूम में नोट करके, अपने हाथों से नोट करके लगाएं, तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम अपने फेज 2 में। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो 50% आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने मेंटली खुद को ट्रेन भी कर लिया है साथ में, कि हमारा जो है ये हम अब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अब हमें सिटिंग की आदत हो गई है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं फेज 2 में। फेज 2 भी हमारा बेटा 4 वीक्स का होगा, ठीक है। इसको 4 वीक्स का नहीं बना करके मैंने 5 वीक्स का बनाया है, ठीक है। इसको मैंने 4 वीक्स का नहीं बना करके क्या बनाया है, 5 वीक्स का बनाया है। यानी कि ये 30 डेज नहीं, मतलब लगभग 40 डेज का होगा, ठीक है। जो फेज 2 है वो हमारा 40 डेज का होगा।
एक दो दिन मैंने एक्स्ट्रा लिवरेज में इसलिए ले रखा है क्योंकि देखो मैंने वीक के हिसाब से बनाया, 4 वीक, जैसे तो 28 ही दिन होते हैं लेकिन 30 दिन है, तो कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन नहीं कर रहा या कुछ बैकलॉग हो गया है, तो वो कवर करने के लिए है वो, ठीक है। अब 5 वीक्स कहने को तो कितना होता है आपका 35 डेज, लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा, ताकि आप थोड़ा रेस्ट भी लो, कभी कभी आपका मन ना करे या फिर कभी आपका कुछ बैकलॉग हो गया तो उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं वीक 5 एंड 6। वीक 5 एंड 6 में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना, अब आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने जो प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि अब आपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, अब उसका सिर्फ रिवीजन करना है आपको। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है जो आप जिससे आप लगाते हो, जो एसएससी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो तो क्वांट वगैरह लगाते होगे, तो ये जो मेंटल एबिलिटी है या आपका क्वांट है और जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपके पास है 2 वीक्स, ठीक है। इसमें एक चीज है थोड़ा सा, कि आपको एक थोड़ा सा पॉइंट नोट करना है कि ये जो 6 घंटे है ना, 6 आवर्स, ठीक है, और प्लस 1 आवर जो करंट है वो तो है ही, ठीक है, 1 घंटा आपको करंट तो पढ़ना ही है, पर 6 घंटा आपको क्या करना है कि इसमें देना है। इसमें आपको ऐसा करना है कि 3 घंटे आपने मेंटल एबिलिटी पढ़ा, 3 आवर्स, 2 आवर्स आपने इंग्लिश पढ़ा, और जो 1 आवर आपका बचा ना, 1 आवर में आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया, जो भी आपने रिवाइज करा है, जो भी आपने लेबर लॉ पढ़ा है, जो भी आपने इकोनॉमी पढ़ी है, जो भी आपने पॉलिटी पढ़ी है, कुछ थोड़ा सा बैकलॉग रह गया है या कुछ भी है, तो ये 1 आवर आपका रिवीजन कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई मैंने तो मैम ये तो बहुत लेंदी है, ये तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो बेटा आपको 3 महीने में यूपीएससी ईपीएफओ जैसा एग्जाम, जो कि सिर्फ एक एग्जाम में आपको ऑफिसर बना रहा है, वो निकालना है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको अगर मैं ये कन्विंस करूं आपको कि बेटा आपको पढ़ना चाहिए, तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि आपका सपना मेरे कन्विंस करने का मोहताज नहीं है। तो आपको खुद ये पता होगा कि आज के टाइम, अभी के टाइम में पढ़ाई कितनी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा ना बेटा कि तुम स्क्रॉल करते रह जाओगे और बाकी बच्चे पढ़ते रह जाएंगे, तुम ऐसे रील्स देख देख के हंसते रहोगे, बाकी बच्चे ऐसे रिवाइज करते रहेंगे अपना नोट्स, और फिर जब रिजल्ट आएगा ना, तो तुम्हें सिर्फ अपने पोस्ट पे लाइक मिलेंगे, और उस बच्चे को जो पूरी मेहनत करा है ना जिसने, उसे मिलेगा रिजल्ट, और उसका वो सपना पूरा होगा जो ऑफिसर बनने का है। तो अपना सपना जो है ना, वो जरा सा मजे के लिए बेकार मत जाने दो, ठीक है। बस ये 3 महीने, ये 100 डेज अगर जम के मेहनत कर ली ना, तो उन सब बच्चों से आगे हो जो बच्चे सिर्फ सपना देख रहे हैं ऐसे कि हाँ हम ऑफिसर बनेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बस उनका सपना उस एग्जाम के दिन, क्योंकि ये तो इसमें तो दूसरा मौका भी नहीं है, एक बार टूटा तो फिर अगली बार 3 साल बाद। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी प्लस क्वांट, ठीक है, और जनरल इंग्लिश समझ में आ गया आपको। 3 घंटे आपको मेंटल एबिलिटी करना है, और आपको 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, और 1 घंटे रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वीक 7 और 8 पे। वीक 7 और 8 में क्या करना है भाई, तो वीक 7 एंड 8 में आपको पढ़ना है जनरल साइंस, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको स्कूल में पढ़ा है, और थोड़ा सा इजी सेक्शन है जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, और किसी ना किसी बैकग्राउंड के तो हो गए, आप या तो कॉमर्स के हो गए, या तो साइंस के हो गए, या तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होगे। अगर किसी भी बैकग्राउंड के हो, मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी, तो कहीं ना कहीं लेवरेज पे हो, कहीं ना कहीं आप एक अच्छे उस स्टैंड पर हो कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो आपका कंप्लीट हो गई। तो जनरल साइंस और प्लस आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर हम कंटिन्यूसली पढ़ तो रहे हैं, पर अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करना शुरू करेंगे करंट अफेयर को, ठीक है। जो कंपाइलेशंस आती हैं मंथली, ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या है कि आपका करंट अफेयर भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जनरल इंग्लिश 3 आवर्स पढ़ोगे, करंट अफेयर 2 आवर्स पढ़ोगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1 आवर मैंने करंट बोला था, पर यहाँ तो 2 घंटे ऑलरेडी करंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2 आवर्स रिवीजन करोगे। 2 आवर्स आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे पिछले सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये जो आपको ये हेक्टिक लग रहा होगा ना, जो पहला महीना है 30 डेज है, वो आपको बहुत हेक्टिक लग रहा होगा कि मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करेंगे, पूरा पॉलिटी कैसे कवर करेंगे, पूरा इकोनॉमी, पूरा लेबर लॉ। तो यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ टाइम, ये जो 4 हफ्ते है ना, इसमें आपको एम्पल ऑफ टाइम मिल जाएगा कि जो भी आपका छूटा थोड़ा बहुत, जो भी आप याद किए और भूल गए, वो सारा कुछ रिवाइज करने का आपको बहुत अच्छे से समय मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ना 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे अगर 15 दिन भी मान लो, तो 2 घंटे रोज रिवाइज करो, 30 आवर्स रिवाइजन का टाइम मिल रहा है। यहाँ पे आपको 15 घंटे रिवीजन का टाइम मिल रहा है, यानी 45 आवर्स किसी चीज को बार बार पढ़ोगे, कम नहीं होते, ठीक है।
चलिए अब आते हैं आपका वीक 9, क्योंकि मैंने बोला था ये जो फेज है आपका वो 5 हफ्ते का है, 4 हफ्ते का नहीं, 5 हफ्ते का है। तो वीक 9 में आप क्या पढ़ोगे? वीक 9 में आप पढ़ोगे वो सब्जेक्ट जो एपीएफसी के थे, ठीक है, लेकिन अब आपको दोनों एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स प्लस ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें फिर आप उसी पे आ जाओ, इसमें आप क्या करोगे कि 3 आवर्स आप स्टैटिस्टिक्स बनाओगे क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। 2 आवर्स आप ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ सकते हो, 1 आवर आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, और 1 आवर आप करंट पढ़ोगे, करंट रिवाइज करोगे। ये हो गया आपका फेज 2। फेज 2 जैसे ही आपने कंप्लीट किया तो आप मतलब 70% ऑफ द प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि सारे मेजर सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हम फेज 3 पे। अब आते हैं फेज 3 पे। बेटा ये प्लान जो है वो मैंने ये सोच के बनाया है कि आप वर्किंग भी हैं। अगर आप वर्किंग भी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक एलिवेशन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप बहुत आसानी से शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। जो मॉडिफिकेशन आपको करना है वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा डे है बेटा? तो ये आपका डे अभी तक हमने कहां तक किया है? 40 डेज का किया था, ये हमने 30 डेज का किया था, यानी हमारे 70 दिन बीत चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 30 दिन। तो ये हमारे कितने हैं? 30 डेज के लिए है। दिस फेज 3 इज फॉर 30 डेज। अब इसमें क्या करना है आपको? तो ये आपका जो वीक 10 और 11 होगा, यानी शुरू के 15 दिन, इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। जितने सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो उतने सेक्शनल टेस्ट लगाइए। जहां जहां पे आपको वीक पॉइंट लगे वहां पे रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं वही कहूंगी कि जैसे कि 3 घंटे आपने अपने सेक्शनल टेस्ट लगाए और 3 घंटे आपने रिवीजन किया, ठीक है, और 1 आवर आपने करंट अफेयर को तो दिया ही दिया क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। तो 3 आवर आपने सेक्शनल टेस्ट लगाया, 3 आवर आपने रिवीजन किया, ठीक है। अब अगला जो आपका लास्ट 15 दिन बचता है दैट इज 12 एंड 13। 12 एंड 13 इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको लगाना है बेटा FLT, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है और प्लस आपको करना है फाइनल रिवीजन, ठीक है। इसमें आपको 1 घंटा करंट अफेयर के लिए देने के लिए जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना रिवीजन प्लान बना सकते हैं कि भाई इसमें आपने 3 आवर दिया FLT को और आपने 4 आवर्स किया रिवीजन। कहां कहां पे आप लैग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जो छूट गया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। एंड ट्रस्ट मी, इतना अगर आप कर रहे हैं ना, देन उसके बाद फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है कि कंपटीशन 8 लाख का हो कि 8 करोड़ का हो। इतना आप कर रहे हैं मतलब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो वहीं फंसे हुए हैं जहां पे वो ऐसे तालियां बजा बजा के मोटिवेट हो रहे हैं और उसके बाद फिर बिल्कुल ठंडे हो जा रहे हैं एग्जाम हॉल में सिट्टी पिट्टी गुल। पर आपको वो नहीं करना है, आपको एक बहुत तरीके से चलना है ना, पूरा सिलेबस कवर करना है। और इस इनिशिएटिव का यही मोटो भी है बेटा कि आपको पूरा सिलेबस कवर कराना है, दैट्स इट। हमारा यही, हमारा कोई मतलब ऑनेस्टली आपसे बात करूं ना तो हमारा बस यही था कि जो हमें जो रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, जब हम तैयारी कर रहे थे हमें नहीं मिल पाए, वो चीज अभी के बच्चे वो उस चीज से डिप्राइव ना हो सके, ठीक है। चलिए, तो तुम नहीं तो क्या होगा कि भाई तुम शॉर्टकट ढूंढोगे, ऐसे बिल्कुल तालियां बजाओगे, ऐसे नारे लगाओगे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और फिर जब एग्जाम में देखोगे तो दिमाग पता चला कि भाई तालियां ही बजा रहा है। तो वो काम हमें नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी अंदर से मजबूत रखनी है ना। चलिए, तो ये आपका बेटा प्लान है, ये आपका 100 डेज प्लान है जो कि आप बहुत अच्छे से अगर चाहो तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, किन किन चक्करों में नहीं फंसना है, ये मैं आपको बता रही हूं। पहला ऐसा कि कंसिस्टेंसी। इन चक्करों में आपको ये नहीं कि एक दिन में हम 10 घंटे और अगले दिन हम 0 घंटे, ये काम नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। आप कुछ भी कितना भी पढ़ लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है इनका कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे सर्च करा है कि कैसे 2 दिन में एग्जाम क्लियर करें, कैसे आसान ट्रिक क्या है, फिर शॉर्टकट कैसे बनाएं? करा है कि नहीं करा है, सच बताना। अगर करा है ना बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है, ठीक है, जहां पे आप एक
शॉर्टकट ट्रिक्स वाले वन लाइनर्स लगा करके या फिर ऐसे 10 पन्ने का ऐसे नोट्स पढ़ करके आप उन 5 लाख 6 लाख 7 लाख बच्चों से compete कर पाओगे? इससे सिर्फ ऐसे खाली हाथ आओगे बस वापस एग्जाम हॉल के बाद ना, ऐसे खाली हाथ वापस आओगे। क्योंकि अगर ये ट्रिक काम करती ना, तो इसका सक्सेस रेट 0.2 0.3% नहीं होता, 90-95% होता। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू इन द फील्ड ऑफ दीज एग्जाम्स। कंसिस्टेंट रहिए। सेकेंड है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता लो, आराम से सोचो कि कौन सा रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करना है, कौन सा बुक, कौन सा नोट्स, क्या तुम्हें फॉलो करना है, उस चीज को सोच लो। ऐसे इधर उधर ऐसे क्या कि आपका खुद का एक ओपिनियन हो, एक रिसोर्सेस को 100, एक रिसोर्स उठाओ और उसको 100 बार पढ़ो, ना कि 100 रिसोर्सेस को एक एक बार पढ़ के और एग्जाम में खाली दिमाग लेके जाओ। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए अपने पास। इसके अलावा पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम के टेम्परामेंट को, उसके नेचर को समझने के लिए आपको पीवाईक्यू आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। अगर आप ये समझ जाते हो ना, तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ये एनालाइज कर पाओगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो आपको ऑफिसर बनाता है, जहां पे आपको अपने दिमाग से डिसीजन लेने, और इतना डिसाइड तो आप कर ही सकते हो। तो पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। हम भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द बस ये लीगल सेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद विल डील विथ ऑल द पीवाईक्यूज सेपरेटली। हर सब्जेक्ट का अलग अलग पीवाईक्यू लेकर आएंगे, ताकि क्या है कि आपको इसमें अपना सर नहीं खपाना पड़े सारे पेपर को लेके कि कौन सा किस में होगा, कौन अलग अलग है, नहीं बन रहा है क्वेश्चन। आप एक टॉपिक खत्म कीजिए एंड देन गो विद द पीवाईक्यूज। विल हेल्प यू आउट विद दीज। पर अपने दिमाग को प्रिपेयर करने का जो काम है ना, ये आपको ही करना पड़ेगा। ये मैं या कोई भी अदर टीचर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए हो सकता है कि मतलब ऐसा मान के चला जाए कि भाई मॉक टेस्ट से थोड़ा ना उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपका क्लियर नहीं है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो नोट्स हैं बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स खुद से बनाइए। क्योंकि बेटा नोट्स खरीद करना कोई अफसर नहीं बना है। ऑफिसर वो बना है जिसने पढ़ा है और अपने नोट्स को खुद से अपने हाथों से लिखा है, उसको याद किया, अपने दिमाग में उतारा है। ठीक है, क्योंकि फिर वही बात है कि शॉर्टकट जब अपनाओगे ना, तो वही आधा अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज, और हाफ नॉलेज मतलब 100% रिजेक्शन। और आपको जरा सा से रिजेक्ट नहीं होना है, आपको सिलेक्ट होना है। तो मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट के अलावा करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए। जो लोग ऐसे सीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो रेगुलर पढ़ते ही है न्यूज़पेपर्स। करंट अफेयर्स से बिल्कुल मतलब एक्वेंटेड रहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके जो ओवरऑल नॉलेज है उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बहुत बोल्ड में लिखूंगी, दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। एक रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है बेटा। एक रूटीन, आप बिल्कुल एक रूटीन से पढ़ना। ठीक है, अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना, एक ऑफिसर की तरह ट्रेन करना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बीमार पड़ जाओगे 2 दिन 3 दिन पढ़ के, एंड देन ट्रस्ट में आप चाह करके भी आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा, और आप चाह करके भी इसको नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा, तभी तो पढ़ पाओगे ना। सो ऑलवेज मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। वॉक करो, योगा करो, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट। जो लोग ऐसे स्टैटिक तैयारी कर रहे हैं, मतलब जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, स्टैटिकली तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप दिन भर अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा अपने लिए निकालो, कहीं पे भी जाओ, घूमो, थोड़ा सा बाहर टहलो, पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, हेल्दी डाइट मेंटेन करो। भूखे प्यासे रह के, खुद को तकलीफ दे करके कोई कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक फ्रेश माइंड से जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, एक पॉजिटिव अप्रोच से, तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। चलिए, तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बट स्ट्रैटेजी होती है, स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, हार्ड वर्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना, तो फिर आप अनबीटेबल हो जाओगे। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है ना, तो
माना कि कंसिस्टेंसी, अगर धीरे धीरे कोई काम कर रहा है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब जब स्मार्ट वाला चुप शांत बेवकूफों की तरह बैठ जाता है। ठीक है, अगर खरगोश स्मार्ट वर्क करे ना तो उसके बाद फिर उसको पछाड़ना नामुमकिन है। तो उसी तरीके से आप भी अगर स्मार्ट वर्क करते हो और प्रीवियस ईयर एनालिसिस, देखो बेटा ये कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या है, ये एनालिसिस है। तो अगर आप जब पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको दिखेंगे कुछ ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ठीक है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक्स नहीं, पर मैं कह सकती हूं कि आपके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर से मैं बता रही हूं, ये पूरे सिलेबस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ ये है कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो उसको कंटिन्यूस रिवीजन के लिए, बस ये है। इट डजंट मीन दैट आई एम टेलिंग यू कि भाई ये पार्ट छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी का दूसरा नाम ही है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब कि इसका कुछ आप कह नहीं सकते कि भाई ऐसा ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। उसमें से पहला है बेटा आपका कोर लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज। अब ये क्यों जरूरी है, बोलोगे मैम 25 ही नंबर का है तो फिर इतना क्या जरूरी है, हम बाकी पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा, ये एक ऐसा सिलेबस है ना जो सबके लिए नया है। ठीक है, सबके लिए मतलब सबके लिए। क्यों, बताती हूँ मैं आपको। कोई सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो लेबर लॉ तो नहीं पढ़ रहा। कोई अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का भी है तो अकाउंट्स वगैरह पढ़ रखा है, इंश्योरेंस पढ़ रखा है, लेकिन क्या लेबर लॉ पढ़ रखा है। अब चलो कोई मान लिया लॉ बैकग्राउंड का ही है, तो लॉ बैकग्राउंड में बेटा जो लॉ स्कूल में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना उसमें लेबर लॉ नहीं आते। जब तक कि आप लेबर लॉ में डिप्लोमा नहीं करते, लेबर लॉ में आप एक्सपर्टीज हासिल नहीं करते हैं, तब तक आपको लेबर लॉ से उतना ज्यादा आपको एक्वेंटेंस नहीं होता है। मतलब कि इवन इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि मतलब मैंने शुरुआत से लेबर लॉ पढ़ा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि अगर लेबर लॉ में ही अपनी आगे बढ़ना चाहता है वही लेबर लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ेगा। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सेम लेवल पे लाता है, सारे स्टूडेंट्स को सेम लेवल पे लाता है। ठीक है, अगर आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप क्या है कि उन सब बच्चों से आगे हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो लेबर लॉ जो इंपॉर्टेंट लेबर लॉज है और पूरा पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, लेबर लॉ ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट करना है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम इस पैरामीटर, इस ग्राउंड पे सारे बच्चों को सेम लेवल पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स भी जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब कि आपके साथ हमारा भी जो पूरा जो सीक्वेंस है ना कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो सके वो हम करवा रहे हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। चलिए, अगला है आपका क्या, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, जो लेबर से कहीं ना कहीं लेबर सेंट्रिक हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उनके राइट से रिलेटेड हैं। इसीलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप थोड़ा सा टाइम दोगे और आपको बहुत अच्छा एक यील्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है बेटा आपका क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश मॉडरेट लेवल का होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता, बहुत ज्यादा लो लेवल का भी नहीं होता। अगर आप एफर्ट लगाते हो इस पे तो इससे भी आप बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद एक आता है मॉडर्न हिस्ट्री। जो लोग सीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। जो नहीं भी कर रहे हैं, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। ये 4 सब्जेक्ट बेटा, इससे मान लो 25 सवाल, इससे मान लो आप 7-8 सवाल। ठीक है, मतलब 7-8-10 मान लो टोटल, क्योंकि जो आपके सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन भी है ना वो भी थोड़ा सा पॉलिटी इंक्लाइंड, गवर्नेंस इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वांट इंग्लिश से मान लो आप 35 मान लो, 35 सवाल, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से 15 मान लो। टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 25, 35, 35, 70, 85 क्वेश्चन, मतलब आपका 60-70% ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है बेटा, ये क्या है, ये आपका एनालिसिस है, ये हमारा एनालिसिस है जो हमने प्रीवियस ईयर में देखा है, उस हिसाब से एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और कुछ ध्यान सब पे देना है, नो पार्ट ऑफ द सिलेबस शुड बी लेफ्ट। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप क्या है कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो उसके सही होने के चांसेस, उसके प्रैक्टिस अगर ज्यादा करोगे तो सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सोच रहे हो कि 85 सेलेक्टेड हो आप, ठीक है, पर देन अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि आप बाकी सिलेबस मत पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, पर कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, चलिए,
और अगर आपको कोई ऐसा क्वेरी लग रहा है कि अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो हमें समझना है या कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। योर फीडबैक, योर वैल्यूएबल फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हम अपने आप को, जो हमारा इनिशिएटिव है उसको, मतलब जो आपका फीडबैक आएगा उसके हिसाब से हम उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जो सेशन था ये बिल्कुल अनप्लान्ड था, मतलब कि कुछ बच्चों की ऐसी क्वेरीज आई कि मैम ऐसा बहुत सारा कंटेंट होता है आपके लेक्चर में। तो बेटा यही तो है, यही तो हमारा इनिशिएटिव है कि हम आपको वो देना चाहते हैं जो एक्चुअल में आपकी नीड है, ठीक है। नहीं तो मैं भी आपको बहुत आसानी से पढ़ा सकती हूँ बेटा, मैं सिर्फ आपको बताऊं कि हाँ हाँ ये चीजें, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन फिर उन क्वेश्चंस का क्या जो आपको सॉल्व करना है। आपका मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं, एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि द लेक्चर्स आर अ बिट पावर पैक्ड, यू कैन से पावर पैक्ड लेक्चर्स हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, आई नो शुरू में होगा, ठीक है, आदत नहीं है अभी, बोले ना 30 डेज जब चैलेंज कर लोगे ना उसके बाद फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बार बार देखिए, ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार, कुछ क्वेरी हो रही है तुरंत पूछिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर यू, ठीक है। एंड इस सपने को, जो ये आपका सपना आपने बरसों से देखा है ना, ये सपना, मतलब लोग ऐसे कहते हैं ना कि बार बार पूछते हैं कि भाई इतनी मेहनत क्यों करनी है, मतलब कि इतना त्याग, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो उनको ये बताइए कि ये जो ऑफिसर बनने का सपना है ना, वो जो कुर्सी है ना, ये आपके पूरे परिवार का सर ऊंचा कर देगी, ठीक है। ये बस ये एक दिन, ये एक एग्जाम, और आपकी जिंदगी ना ऐसे ऐसे यूं बदल जाएगी, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ये रोड मैप एक आपके लिए एक एग्जाम्पल था, मतलब एक एग्जाम्पल था कि इस तरह का रोड मैप आप अपने लिए बना सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट कम पसंद है, उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय।